Hello students. So in our previous classes we have been discussing about atoms and molecules. Now today we are going to discuss about the atomic mass and molecular mass. Okay. So let's start our discussion. First let's talk about what is the meaning of atomic mass. तो देखो एज द नेम सजेस्ट हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग एटॉमिक मास मतलब एटम के मास के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, मैंने आपको मास के बारे में पहले ही बता दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास. ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड ऑल. ओके, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको समझनी चाहिए, पहला पॉइंट, यू सी एटम्स आर स्मॉल इन साइज, करेक्ट, और आई शुड से वेरी स्मॉल इन साइज. ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज. ठीक है, तो सिंस वी आर सेइंग एटम्स आर स्मॉल इन साइज, तो क्या होगा, जो एटॉमिक मास होगा दैट विल आल्सो बी वेरी 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 स्मॉल, है ना. एटॉमिक मास क्या होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा. ये हमारा पहला पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए. ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर हम लोग इस तरीके से, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं जो कि बहुत स्मॉल साइज का है, ठीक है, तो अब जितने हम लोग प्रीफिक्सेस की बात किए हैं तो उसका रोल यहाँ पे आ जाता है ना. हमें ये समझना होगा कि उसको हम लोग जो करंट टेक्निक है कैलकुलेट करने की, जैसे कि हम लोग उसको जो है तराजू पे डाल के तौल नहीं सकते हैं, करेक्ट. तो उसके लिए क्या है कि हम लोग को कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स चाहिए, है ना. तो अभी आजकल जो है ना एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री. इसका यूज करके क्या करते हो आप, कैलकुलेट करते हो. लेकिन आप समझो कि जब जो आपके साइंटिस्ट्स हैं उन लोगों ने जब इनके मास के बारे में पता किया था, ठीक है, तो उस समय तो कोई ऐसा टेक्निक नहीं था, कोई एक ऐसा मेजरमेंट का मेथड नहीं था. ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, एक्चुअली they used to calculate the mass or the atomic mass using relative method. ठीक है, अभी relative method का मतलब क्या होता है कि मुझे अगर किसी एक पर्टिकुलर आइटम का मास पता है, सो आई विल बी एबल टू ऑन द बेसिस ऑफ दैट आइटम मैं क्या करूंगा, दूसरे का मास पता करूंगा. होता है ना कि भाई आपको एक हाथ में दे दिया जाए कि भाई ग्लास, एक ग्लास दे दिया जाए, ठीक है, और दूसरे हाथ में उस ग्लास में पानी भर के दे दिया जाए, तो डेफिनेटली आप एक रिलेटिव टू वन हैंड वेयर योर ग्लास डजंट हैव वाटर, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ग्लास के टर्म्स में आप दूसरे का मास आप जो है रिलेटिवली आप पता कर सकते हो ना कि ये भारी है, कितना भारी है, क्या भारी है. तो वैसे ही जो है ना, पहले क्या किया जाता था कि रिलेटिव मेथड का यूज किया जाता था. अब रिलेटिव किसके लिया जाएगा, ठीक है ना. तो देखो सबसे लाइटेस्ट एटम क्या होता है, हाइड्रोजन होता है. हाइड्रोजन क्या होता है, लाइटेस्ट एटम होता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन को उन्होंने क्या किया, मास दे दिया क्या, 1. ठीक है, अच्छा, इसको कोई यूनिट नहीं दिया. हाँ, और क्या किया कि भाई इसके रिलेटिव में, रिलेटिव टू हाइड्रोजन दैट हैज अ मास ऑफ 1, दे यूज टू कैलकुलेट, रिलेटिव टू इट दे यूज टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास यूज टू डू. ठीक है, तो अभी क्या है कि उस समय ऐसा होता था, है ना, हाइड्रोजन को 1 देके और उसके बाद जो इसके रिलेटिव किया जाता था. लेकिन जो अभी करंट सिस्टम चल रहा है करंटली, ठीक है, उस करंट सिस्टम में यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कार्बन 12 इज यूटिलाइज्ड एज द बेस. कार्बन 12, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड बना दिए हैं कार्बन 12 को, ठीक है, और इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे वी गो फॉरवर्ड एंड वी कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अभी करेंटली कार्बन 12 का यूज करके वी आर कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मासेस. ओके, अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये कार्बन तो सुना था, ये कार्बन 12 क्या है. तो एक्चुअली यहाँ पे आपको एक टर्म समझना चाहिए जो आपने पढ़ा भी है इन योर 9th स्टैंडर्ड, आई थिंक, आइसोटोप. ठीक है, तो आइसोटोप क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि एटम्स
ऑफ, इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ, हाँ, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स but same number of electrons and protons। ठीक है, हमें पता है ना कि भाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, ये 3 पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटम्स में। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के मैं आपको 3 आइसोटोप्स बता सकता हूँ, एक 12C, एक 13C एंड एक 14C। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, दैट वी विल बी सीइंग इन फ्यूचर चैप्टर्स जब हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो 12C है ना, इसी को हम लोग कार्बन 12 कहते हैं। ठीक है, और इसी का यूज करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इस वाले पॉइंट में बताया था कि भाई हाइड्रोजन लाइटेस्ट एटम है, उसको मास 1 दे दिया और रिलेटिवली कैलकुलेट किया। ठीक है, तो भाई जब हम कार्बन 12 सिस्टम की बात करते हैं, स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने कितना दिया, तो कार्बन 12 को हमने क्या बोल दिया कि भाई कार्बन 12 का 12 एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, कि एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग AMU भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्टिवली हम जो है मतलब 12 एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 का है, उसके रेस्पेक्टिवली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको अब ये नया टर्म सुनने में आया, व्हाट इज दैट एटॉमिक मास यूनिट, तो इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करके देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, these definitions are important from your examination point of view and for your understanding also। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, so it is defined as a mass that is exactly equal to 1/12 of the mass of 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो क्या है भाई, एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो अगर कार्बन 12 एटम का जो भी मास है इंटू 1/12 करोगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट आएगा। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को किससे डिनोट करते हैं, तो इसका एब्रीविएशन होता है AMU। ठीक है, तो 1 AMU इट इज इक्वल टू व्हाट, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब मास की बात हो रही है ना, तो मास को भाई आप एटॉमिक मास यूनिट को बता सकते हो AMU में, लेकिन हमें क्या है, स्टैंडर्ड्स में आना होगा, है ना, किलोग्राम, ग्राम, इसमें आना होगा। ठीक है, तो AMU 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1.66056। ये कैलकुलेटेड है, ये आपको याद रखना चाहिए एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 1 AMU क्या होता है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, नाउ अगर आपको बोला है कि भाई लेट अस सपोज, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो सपोज दैट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू क्या है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, अगर ये बोल रहा है तो भाई अब आपको क्या है, एटॉमिक मास यूनिट निकालना है ना, तो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में अगर आपको निकालना है, सो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, मास
ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन को मैं H से यहाँ दिखा रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जो भी आपका हाइड्रोजन का मास है ना, सो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई, आपको क्या पता है, 1 एटॉमिक यूनिट, ठीक है, 1 एटॉमिक यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या पता है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका, नियरली 1.0078 AMU आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में आपको आ गया, ठीक है। अभी मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताया था, ठीक है। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे आपको समझना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज राउंडिंग ऑफ, अगर आप करते हैं इसको, है ना, किसके टर्म्स में, आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मुझे अगर इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये 7 8 को राउंड ऑफ कर सकता हूँ। तो 7 को अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो मुझे देखना है उसका अगला डिजिट 8 इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, इट इज ग्रेटर देन 5, तो 7 क्या होगा, वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.0080 एटॉमिक मास यूनिट। तो जरूरी नहीं है राउंड ऑफ करना, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया, ठीक है। आपका जो आंसर है वो डायरेक्टली आप जो भी कैलकुलेट करते हो उसको प्रॉपरली लिखोगे तो एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली भाई आप डिफरेंट जो भी एलिमेंट्स आपको दिए जाए उनके आप एटॉमिक मास यूनिट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जो एटॉमिक मास यूनिट निकालने का मतलब मास इन एटॉमिक मास यूनिट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो मास ऑफ एलिमेंट जो भी आपको गिवन है, ठीक है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, एन एटम ऑफ एलिमेंट जो भी आपको गिवन है डिवाइडेड बाय 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये अगर आप करोगे तो इससे आपको क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, इससे आपको जो है मास इन एटॉमिक मास यूनिट आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है ना। तो नाउअडेज एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बता देता हूं कि नाउअडेज दिस एटॉमिक मास यूनिट जो AMU है, इट इज रिप्लेस्ड बाय U, तो इसको आजकल हम लोग यूनिफाइड मास कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 AMU लिखो, 1 U लिखो, ठीक है। तो आप जब एग्जामिनेशन में U लिखोगे तो भी वो करेक्ट होगा, ठीक है। U लिख के आपको बनाना चाहिए, बिकॉज नाउअडेज क्या है कि इट इज AMU इज रिप्लेस्ड बाय U, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। अब देखो हमने एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन क्या होता है एग्जैक्टली मतलब इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज हम लोग एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो क्या होता है कि सिंपल सी बात है, एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी पहले समझो, ठीक है। तो अभी एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे उनके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, है ना। जैसे कि ऑक्सीजन का भी डिफरेंट आइसोटोप्स होता है, हाइड्रोजन का भी होता है, आपके कार्बन का भी होता है ना। तो अब डिफरेंट आइसोटोप्स हैं और आपको अगर उस एलिमेंट का निकालना है मास, तो उसके लिए आपको क्या पता करना चाहिए कि भाई ये जो आइसोटोप्स हैं वो कितने परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस में वो अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो अपने पास आइसोटोप है, ठीक है। तो एक है हमारे पास कार्बन 12, 13C और 14C, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस, मतलब ये जो आइसोटोप्स हैं आपके, वो आपको जब वो मिलते हैं, दे आर नेचुरली ऑकरिंग ना, सो हाउ मच परसेंटेज ऑफ देयर ऑकरेंस इज देयर इन द नेचर, है ना। सो परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस जो होता है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस, जिसको हम लोग रिलेटिव एबंडेंस भी बोलते हैं, ठीक है, रिलेटिव एबंडेंस भी कहते हैं। तो 12C जो है वो 98.892% होता है, 13C जो है 1.108% होता है, एंड जो 14C है वो 2 × 10⁻10% होता है, ठीक है। नाउ इसका एटॉमिक मास यूनिट हम देख लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट,
ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट जो 12C का होता है 12 होता है, 13C का 13.00335 होता है, 14C का 14.00317 होता है। फाइन। नाउ हमें क्या पता चल गया है यहाँ पे, उनके एटॉमिक मासेस पता चल गए, उनके परसेंटेज ऑफ ऑकरेंसेस पता चल गए। तो अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है किसका, कार्बन का, मुझे क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है। तो मुझे 3 आइसोटोप दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, बहुत सिंपल है, मैं क्या करूंगा, जो भी उनके एटॉमिक मास यूनिट है उनके साथ मैं उनके परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 12 इंटू और परसेंटेज को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0.98892। ठीक है। अब वो 98.892 से मल्टीप्लाई मत करना, बिकॉज वो किस में है, परसेंटेज में है। इसको परसेंटेज को अगर आपको जो है डेसिमल वैल्यू में लाना है तो कैसे करना होगा, 98.892 डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। ठीक है ना। और परसेंटेज में लाना होता है तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना होता है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसके बेसिस पे निकालनी है, डिवाइड बाई 100 करके। ये परसेंटेज से कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है। तो 12 इंटू 0.98892 प्लस सिमिलरली 13.00335 इंटू 1.108 प्लस 14.00317 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻⁻10। ओके। तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका जो भी आपका वैल्यू है वो निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1.108 की जगह पे आपको, जैसे आपने वहां पे यूज किया वैसे यहाँ पे भी आपको क्या लिखना होगा, 10 यहाँ पे डिवाइड बाई 100 करोगे तो क्या निकलेगा आपका, 0.01108। ठीक है। सिमिलरली ये 2 इंटू 10⁻⁻10 है, डिवाइड बाई 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। करेक्ट। तो अब इसको जो है कैलकुलेट कर लो, नियरली 12.011 U है ना, इज योर आंसर। व्हाट इज U? इट इज योर एटॉमिक मास यूनिट, बट यूनिफाइड मास इनको हम कहते हैं। ठीक है। उसका एक यूनिट है। ठीक है। सिमिलरली आपको अगर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, सो बहुत इजी है। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी आइसोटोप दिया हुआ है उसके परसेंटेज को आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास के साथ आप उसको जो है मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आंसर आपका आता है दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत करने पड़ते हैं। ठीक है। नाउ हम लोगों ने एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की जरूरत क्यों होती है भाई, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी तो कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपके एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of the elements present in a molecule. ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे, तो भाई आपको क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, so how you can calculate molecular mass? Molecular mass will be equal to atomic mass of each element, okay, multiplied by number of its atoms, okay, and उसका summation, ठीक है। समेशन का मतलब क्या होता है, मैंने एक एलिमेंट की बात की ना, अब उसका जो है जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे उनका समेशन आएगा। जैसे कि आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। जो मीथेन होता है, मीथेन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको फॉर्मूले को पता होना रहेगा ना। व्हाट इज द फॉर्मूला, CH4। ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन। करेक्ट। तो अगर हम लोग CH4 की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास किसका, ऑफ CH4,
तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैंने क्या बताया है, एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12.011 यू। अभी कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे, देखो 12.011 यू है ना। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12.011 यू है ना। प्लस आपको क्या करना होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ इट्स एटम्स। तो यहाँ पे कितने एटम्स है कार्बन के, 1 एटम है, ठीक है। इसमें कितने हैं, C1 है और H4 है, तो 4 इंटू नंबर ऑफ एटम्स इंटू, और आपका हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट 1.008 यू, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 16.043 यू। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालना है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो सिंपल सी बात है कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं इनके, तो इनके जो है 2 नंबर ऑफ एटम्स है, यही है ना कि नंबर ऑफ इट्स एटम्स। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2 नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन के। और हाइड्रोजन का मैंने ऊपर बता दिया क्या है, एटॉमिक मास यूनिट 1.008, ठीक है। प्लस आपका O के कितने एटम्स हैं, 1 है, इनटू आपका O का जो वो होता है एटॉमिक मास होता है, वो कितना होता है, O का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाता है, नियरली इक्वल टू 8.02 यूनिफाइड यू है ना, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड आपका मास, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2-3 बातें समझनी बहुत जरूरी है। एक तो क्या है, आपको मैंने एटॉमिक मास बता दिया, आपको एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास बता दिया, उनके यूनिट्स क्या होते हैं वो बता दिया, कैलकुलेशंस, मॉलिक्यूलर मास बता दिया, उनके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं बता दिया। देखो कुछ जो बेसिक एटॉमिक मासेस होते हैं ना, उनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कहता हूं आपको कि भाई एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में अगर आपको कार्बन का क्या है, हमने 12.011 यू, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या पता चल गया, 1.008 यू। ऑक्सीजन का क्या पता चल गया, 16.00 या 16 यू, ठीक है। तो ये क्या है ना, आपको बेसिक कुछ जो बेसिक 5-6 एलिमेंट्स है ना, उनके मास आपको याद होने चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये मत बोलो कि नहीं क्या जरूरत है, कैसा है ना। देखो एग्जामिनेशन में कुछ एजम्पशंस दिए जाते हैं और आपको एटॉमिक मास यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है, ताकि यू कैन डू द कैलकुलेशंस, बट कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने मॉलिक्यूलर मास पता कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं कि भाई मुझे एक टर्म आता है इसमें, दैट इज नोन एज फॉर्मूला मास। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला मास दैट वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो फॉर्मूला मास की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, देयर आर सम सब्सटेंसेस, ठीक है, these substances do not contain the discrete molecules as their constituent units। भाई हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल रहे थे, जब हमें पता था कि भाई ये मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो एक्चुअली कभी कभी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ द डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो भाई अगर वो उसमें अगर वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो किसके टर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो दे एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना कि आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के टर्म्स में अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वहां पे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड देयर मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट। जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम लोग बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो नमक खाते हो आप, तो सोडियम क्लोराइड एक्चुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम के पॉजिटिव आयंस एंड क्लोरीन के नेगेटिव आयंस, है ना। नेगेटिव आयंस को माइनस से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव आयंस को किससे डिनोट करते हैं,
प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी इनके केस में क्या होता है, वी विल यूज फॉर्मूला मास, ओके, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यहाँ पे हमें किसका यूज करना होगा, फॉर्मूला मास का यूज करना होगा, ठीक है। अब कैसे यूज करना होगा, क्यों यूज करना होगा, बिकॉज भाई अगर जैसे वाटर सिंगल एंटिटी के टर्म्स में अवेलेबल है, लेकिन सोडियम क्लोराइड वैसा नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ Na सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड Cl, ओके। तो भाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या होता है, 23 होता है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड 35.5 होता है ना, यू के टर्म्स में होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आता है, 58.5 यू आता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इससे हमें एक नई चीज और पता चल गई कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या होता है, 23 यू, एंड क्लोरीन का क्या होता है, 35.5 यू, ठीक है। तो ये भी आपको ना धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तो ये एटॉमिक मासेस याद होते जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एटॉमिक मासेस हैं जो आपको याद करने भी चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है। इससे क्या निकलता है, फॉर्मूला मास निकलता है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। मैं अगर कहता हूं कि मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, ओके, ऑफ ग्लूकोज, तो याद रखो जब भी आपको बोला जाए कि मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लेना होगा। तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, करेक्ट, C6H12O6। तो बहुत सिंपल है कि भाई कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6, मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का कितना होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट, 12.011, देखो मुझे अभी याद हो गया। हाइड्रोजन का 12 है एटम, इनटू कितना होता है एटॉमिक मास यूनिट, 1.008, है ना। ऑक्सीजन का कितना है, 6, इनटू कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट, 16। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आंसर ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, 72.066 प्लस 12 इंटू 1.008 होता है आपका 12.096, और प्लस 16 इंटू 6 96, ओके। तो आंसर क्या आ जाता है, 180.162 एटॉमिक मास यूनिट। ये कैलकुलेशन आपको जो है ना आपकी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ठीक है। हम लोग अपनी अगली क्लास में मोलर कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने मॉलिक्यूलर मास वगैरह पढ़ लिया है, लेकिन अब मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज क्या है, अब हम लोग धीरे धीरे जो है ना अब केमिकल कंपोजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो केमिकल तक पहुंचने से पहले हमें पहले एटम और उसके मास को समझना जरूरी था, मॉलिक्यूल और उसके मास को समझना जरूरी था, एंड इफ इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, देन इन दैट केस फॉर्मूला मास को समझना जरूरी था, ठीक है। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, ओके। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए नाइस डे।